नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी। भारत के सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब जो सरकारी राशन व्यवस्था है, और उससे जुड़ा एक काफी चौंकाने वाला मामला सामने आया है हाल में। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट से है। इसमें मेन फोकस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पीएमजीकेवाई पर है। जी। और मामला ये है, और ये सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे, कि कैसे करोड़ों लोग, लगभग 4 करोड़ लोग, मुफ्त सरकारी राशन ले रहे थे जो असल में हकदार नहीं थे। 4 करोड़? हाँ, 4 करोड़। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ कैसे, और सरकार ने, मतलब स्रोत के हिसाब से, ये जो राशन चोरी का इल्जाम है, इसका पता कैसे लगाया। बिल्कुल। और आज हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि इस पूरी स्कीम को, इस पूरी व्यवस्था को थोड़ा समझें। ये जो गड़बड़ी हुई, ये कितनी बड़ी थी, कैसे हुई, और ये भी कि कौन असल में हकदार है इस योजना का और कौन नहीं, नियम क्या कहते हैं। सही। और हाँ, ये साफ कर दें कि हम सिर्फ वही बातें और आंकड़े रखेंगे जो हमें स्रोत से मिले हैं। इसमें हमारा अपना कोई विश्लेषण या राय नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा आपने कहा, ये वाकई चौंकाने वाला है। मतलब खबर ये है कि भारत में जो लगभग 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन देने की स्कीम है। जी, 80 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, उसी में लगभग 4 करोड़ ऐसे लोग निकले जो पात्र ही नहीं थे, अपात्र थे। 4 करोड़ अपात्र लाभार्थी। ये तो मतलब कई छोटे देशों की पूरी आबादी होती होगी इतनी। हाँ, ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है और सवाल यही उठता है कि इतने बड़े स्केल पर ये हुआ कैसे। स्रोत बताता है कि इसका पता लगाने के लिए सरकार ने टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल किया। टेक्नोलॉजी का कैसे? इसमें सबसे अहम रोल रहा आधार कार्ड का। आपको याद होगा, राशन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया गया था। हाँ, वो तो हुआ था, लेकिन सिर्फ लिंक करने से कैसे पता चला? नहीं, सिर्फ लिंकिंग से नहीं, लिंकिंग के बाद जो डेटा एनालिसिस हुआ उससे। सरकार ने क्या किया कि अलग-अलग सरकारी डेटाबेसेस को एक साथ मिलाकर देखा। अच्छा, कौन कौन से डेटाबेस? जैसे इनकम टैक्स कौन भरता है उसका डेटा, ओके। किसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है, खासकर 4 पहिया गाड़ी, उसका डेटा, हाँ। कौन किसी कंपनी में डायरेक्टर है उसका डेटा। तो इन सभी डेटाबेस को राशन कार्ड के आधार लिंक्ड डेटा से मिलाया गया, क्रॉस रेफरेंस किया गया। अच्छा, तो मतलब अगर कोई राशन कार्ड पर गरीब दिख रहा है पर उसका आधार नंबर इनकम टैक्स वालों की लिस्ट में भी है या गाड़ी मालिकों की लिस्ट में है, बिल्कुल, तो वो पकड़ा गया। बिल्कुल सही, ऐसा ही हुआ। और स्रोत ये भी कहता है कि इस बड़े डेटा को खंगालने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का भी इस्तेमाल हुआ। एआई का भी? जी हाँ, एआई ने शायद इन अलग-अलग डेटाबेस में पैटर्न पहचानने में मदद की। ऐसे लोगों को ढूंढा जिनके पास आय या संपत्ति के साधन हो सकते हैं, जो शायद नॉर्मल क्रॉस चेकिंग में ना पकड़े जाएं। इससे पूरी प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी बनी। और इस तकनीक के इस्तेमाल से जो नतीजे निकले वो तो मतलब होश उड़ाने वाले हैं। स्रोत में जो आंकड़े दिए गए हैं वो कुछ ऐसे हैं। जी, करीब 1 करोड़ 17 लाख राशन कार्ड धारक ऐसे मिले जो अपात्र थे। 1 करोड़ 17 लाख कार्ड? हाँ, और इनमें से सबसे ज्यादा 94 लाख वो लोग थे जो इनकम टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स पेयर्स? सोचिए, इनकम टैक्स देने वाले लोग मुफ्त राशन ले रहे थे। फिर 17 लाख लोग ऐसे थे जिनके नाम पर 4 पहिया कार थी। कार वाले भी? और करीब 5 लाख लोग किसी न किसी कंपनी में डायरेक्टर थे। बाप रे। अब यहाँ स्रोत एक अनुमान लगाता है कि अगर एक राशन कार्ड पर औसतन 4 लोग मान ले परिवार के सदस्य, हाँ, आमतौर पर इतने होते हैं, तो इन 1 करोड़ 17 लाख अपात्र कार्ड का मतलब हुआ कि लगभग 4 करोड़ 68 लाख लोग, कॉन्टेक्स्ट में इन्हें राशन चोर कहा गया। जी। इसके बाद फिर केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए कि भाई इन सब कार्ड्स को ब्लैकलिस्ट करो, रद्द करो। ये वाकई एक बहुत बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी को दिखाता है, लेकिन इसको ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इन योजनाओं की शुरुआत कैसे हुई, ये मुफ्त राशन वाली बात आई कहाँ से? हाँ, ये जरूरी है। इसकी जड़ें हैं 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में। एनएफएसए कहते हैं इसे। ये कानून मनमोहन सिंह सरकार के समय में आया था। एनएफएसए 2013, इसका मेन मकसद क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था देश के एक बड़ी आबादी को, खासकर गरीबों और कमजोर तबकों को, कानूनी तौर पर खाने की गारंटी देना, खाद्य सुरक्षा का अधिकार देना। अधिकार? जी, अधिकार। इसके तहत जो पात्र लोग थे उन्हें बहुत ही सस्ती दरों पर, सब्सिडाइज्ड रेट पर हर महीने अनाज मिलता था। जैसे गेहूं, चावल, मोटा अनाज सिर्फ 1 रुपए, 2 रुपए या 3 रुपए किलो, और हर व्यक्ति को 5 किलो प्रति माह।
अच्छा, तो ये तब मुफ्त नहीं था। नहीं, तब मुफ्त नहीं था। बहुत सस्ता था, पर मुफ्त नहीं। तो फिर ये पूरी तरह मुफ्त कब और कैसे हुआ? ये बदलाव आया कोरोना महामारी के टाइम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKY शुरू की। हाँ, सुना था इसके बारे में। इस योजना में क्या हुआ कि NFSA के तहत जो 5 किलो अनाज सस्ते रेट पर मिल रहा था, उसे बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया। अच्छा। हाँ, मतलब जो 1, 2, 3 रुपए भी देने पड़ते थे, PMGKY में वो भी नहीं देने पड़े। ये 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह एकदम मुफ्त। ये शुरू में कुछ महीनों के लिए था, फिर से कई बार बढ़ाया गया। ओके, तो PMGKY ने NFSA के फायदे को और बढ़ाया, उसे मुफ्त कर दिया। अब ये जो राशन कार्ड सिस्टम है, ये कितना बड़ा है देश में? स्रोत में कुछ बताया है? स्रोत बताता है कि पूरे देश में करीब 19 करोड़ राशन कार्ड हैं। 19 करोड़? जी, और इन 19 करोड़ कार्डों से करीब 76 करोड़ लोग जुड़े हैं, लाभार्थी हैं। 76 करोड़ लोग? हाँ, मतलब औसतन हर कार्ड पर करीब 3-4 सदस्य। ये दिखाता है कि ये स्कीम कितनी बड़ी आबादी तक पहुंचती है। 76 करोड़? ये तो बहुत ही बड़ी संख्या है। लेकिन जैसा हमने शुरू में देखा, ये सबके लिए नहीं है। कुछ नियम है कि कौन इसके लिए पात्र नहीं है, इनएलिजिबल है। कौन लोग हैं ये? हाँ, स्रोत कुछ साफ श्रेणियां बताता है जिन्हें ये लाभ नहीं मिलना चाहिए। जैसे? कोई भी सरकारी कर्मचारी, ठीक है। ऐसे परिवार जिनकी आमदनी एक तय सीमा से ज्यादा है। स्रोत में एक जगह 1 लाख सालाना आय की बात है पात्रता के संदर्भ में। हालांकि ये नियम राज्यों में थोड़े अलग हो सकते हैं। जिनके पास 4 पहिया गाड़ी यानी कार है। ओके। और जैसा हमने देखा, जो लोग इनकम टैक्स देते हैं। अच्छा। ये कुछ मुख्य नियम हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। ये नियम तो काफी सीधे लगते हैं। फिर भी इतने सारे लोग, करीब 4 करोड़, गलत फायदा कैसे उठा रहे थे? क्या नियमों में कोई कंफ्यूजन था या फिर निगरानी ठीक से नहीं हो रही थी? शायद दोनों ही बातें। देखिए, इतने बड़े देश में नियमों का पालन करवाना और उनकी निगरानी करना हमेशा एक चुनौती होती है। सही बात है। और यहीं पर अब टेक्नोलॉजी जैसे आधार लिंकिंग और डेटा एनालिसिस ने एक बड़ी भूमिका निभाई है इन गड़बड़ियों को पकड़ने में। अब अगर हम पात्रता की बात को थोड़ा और गहराई से देखें, हाँ, तो हमें BPL और APL का फर्क समझना होगा। हाँ, ये BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन और APL अबव पॉवर्टी लाइन, ये हम अक्सर सुनते हैं। गरीबी रेखा क्या है और NFSA के लिए ये क्यों जरूरी है? देखिए, गरीबी रेखा की परिभाषा समय समय पर बदलती है। स्रोत में 2011 की तेंदुलकर समिति की परिभाषा का जिक्र है। अच्छा। हमें भारत की करीब 22% आबादी BPL थी। सिर्फ 22%? लेकिन NFSA तो 76 करोड़ लोगों को कवर कर रहा है, जो आबादी का करीब 60-65% है। तो मतलब BPL के अलावा भी लोग इसमें शामिल हैं। बिल्कुल सही पकड़े आप। यही NFSA की खास बात है। इसका लक्ष्य सिर्फ BPL परिवारों तक ही नहीं था। कानून का लक्ष्य था देश की लगभग 2/3 यानी 67% आबादी को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाना। 2/3 आबादी? जी। इसका मतलब हुआ कि 22% BPL आबादी के अलावा गरीबी रेखा से ऊपर APL के भी काफी लोग, खासकर जो निम्न मध्यम वर्ग में आते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया। तो ये 67% का आंकड़ा कैसे तय हुआ? मतलब कैसे चुना गया कि किसे शामिल करना है APL में से? ये लक्ष्य 2011 की जनगणना के आधार पर तय किया गया था। प्लान ये था कि ग्रामीण आबादी का 75%, 75%, हाँ, और शहरी आबादी का 50% हिस्सा NFSA के तहत कवर किया जाएगा। इन दोनों को मिला दे तो राष्ट्रीय औसत करीब 67% बनता है। ओके। अगर हम 2011 की आबादी के हिसाब से देखें तो टारगेट था लगभग 81.35 करोड़ लोगों को कवर करना। लेकिन आपने बताया कि अभी करीब 76 करोड़ लोग ही कवर हो रहे हैं, जबकि टारगेट 81 करोड़ से ज्यादा का था। ऐसा क्यों? हाँ, यहीं पर एक बहुत जरूरी मुद्दा सामने आता है जिसका जिक्र स्रोत में भी है। वो है पुरानी जनगणना का इस्तेमाल। पुरानी जनगणना? जी। NFSA के तहत हर राज्य का जो कोटा है, मतलब वो कितने लोगों को इस योजना में शामिल कर सकते हैं, वो 2011 की जनगणना के आधार पर तय है। अच्छा। उसके बाद से देश की आबादी तो काफी बढ़ गई है, लेकिन 2021 में जो जनगणना होनी थी वो कोरोना की वजह से टाइम पर नहीं हो पाई। हाँ, वो तो टल गई थी। बिल्कुल। तो नई जनगणना हुई नहीं, इसलिए राज्यों का कोटा भी नहीं बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि भले ही आबादी बढ़ने से अब और ज्यादा लोग गरीब या पात्र श्रेणी में आ गए हों, लेकिन क्योंकि राज्यों का कुल कोटा फिक्स है 2011 वाला, वो नए पात्र लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। अरे, तो मतलब एक तरफ तो अपात्र लोग हटाए जा रहे हैं जी, और दूसरी तरफ शायद नए जरूरतमंद लोग जुड़ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोटा पूरा है। बिल्कुल, ये एक संभावना है। ये एक जटिल स्थिति बन गई है। पुरानी जनगणना के आधार पर कोटा फिक्स होने से बहुत से नए जरूरतमंद लोग शायद इस लाभ से वंचित रह जा रहे हों। ये तो वाकई एक अहम पहलू है। अच्छा, अब ये जो 76 करोड़ लाभार्थी हैं, क्या इन सबको एक जैसा ही फायदा मिलता है या इनमें भी कुछ कैटेगरी हैं? नहीं, स्रोत के अनुसार इनमें मुख्य रूप से 2 कैटेगरी हैं। कौन सी? पहली और सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाली वो है अंत्योदय अन्न योजना, यानी AIY के लाभार्थी। अंत्योदय अन्न योजना? हाँ, ये वो परिवार हैं जिन्हें गरीबों में भी सबसे गरीब माना जाता है। इनके लिए नियम थोड़ा अलग है। इन्हें प्रति परिवार हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है। प्रति परिवार? सदस्य कितने भी हों? जी हाँ, चाहे परिवार में 1 सदस्य हो या 5 या 10। AAY परिवारों के लिए अनाज की मात्रा फिक्स्ड है, 35 किलो प्रति परिवार। ऐसे लाभार्थियों की संख्या करीब 8 करोड़ बताई गई है। 8 करोड़, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी? दूसरी कैटेगरी है प्राथमिकता वाले परिवार, प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स या PHH। NFSA के तहत कवर होने वाले बाकी सभी परिवार इसमें आते हैं। अच्छा। इन्हें प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मिलता है। अच्छा, यहाँ प्रति व्यक्ति है। जी, तो अगर किसी PHH परिवार में 4 सदस्य हैं, तो उन्हें महीने में कुल 20 किलो अनाज मिलेगा। 4 सदस्य गुणे 5 किलो। इनकी संख्या करीब 68 करोड़ है। समझ गया। तो AAY मतलब सबसे ज्यादा जरूरत वाले, जिन्हें फिक्स्ड 35 किलो प्रति परिवार, और PHH मतलब बाकी प्राथमिकता वाले, जिन्हें 5 किलो प्रति व्यक्ति सदस्य संख्या के हिसाब से। ये अंतर जरूरी है। हाँ, ये टारगेटिंग को और बेहतर बनाने की कोशिश है। अब अगर हम इस पूरी योजना पर होने वाले सरकारी खर्चे की बात करें, हाँ, ये भी जानना जरूरी है। तो ये बहुत बड़ा है। स्रोत बताता है कि सरकार हर साल अपने बजट में अलग अलग सब्सिडी पर कुल मिलाकर करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। 4 लाख करोड़, सब सब्सिडी मिला के? जी हाँ, कुल सब्सिडी। बाप रे। इसमें खाने वाली सब्सिडी यानी खाद्य सब्सिडी कितनी है? इसमें सबसे बड़ा हिस्सा इसी खाद्य सब्सिडी का है। स्रोत के मुताबिक सरकार सालाना लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ खाद्य सब्सिडी पर खर्च करती है। 2 लाख करोड़, आधा तो यही हो गया। बिल्कुल। NFSA और PMGKY जैसी योजनाओं को चलाने का खर्च अगर तुलना करें तो दूसरी बड़ी सब्सिडी है फर्टिलाइजर यानी खाद पर। हाँ, किसानों के लिए। उस पर करीब 1.68 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। फिर रसोई गैस LPG सब्सिडी पर लगभग 12,000 करोड़ और PM स्वनिधि जैसी दूसरी कल्याणकारी योजनाओं की सब्सिडी पर करीब 43,000 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि खाद्य सब्सिडी सरकार के खजाने पर सबसे बड़ा बोझ है। करीब आधा हिस्सा तो इसी का है। 2 लाख करोड़ रुपए सालाना सिर्फ खाने पे सब्सिडी, ये वाकई दिखाता है कि फूड सिक्योरिटी सरकार के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है और कितना बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट भी है। अच्छा, अभी तक हमने अनाज की बात की। क्या NFSA के तहत सिर्फ सस्ता या मुफ्त अनाज ही मिलता है या इस कानून में और भी कुछ है? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के अनुसार NFSA सिर्फ अनाज तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। ये असल में खाद्य और पोषण सुरक्षा का एक ज्यादा बड़ा अधिकार देता है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। इसमें कई और जरूरी लाभ भी शामिल हैं। जैसे कि? पहला, बच्चों के लिए 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूलों में मुफ्त पका हुआ खाना देने का प्रावधान है। अरे हाँ, मिड डे मील। जी, जिसे हम सब मिड डे मील स्कीम के नाम से जानते थे। उसका नाम अब PM पोषण स्कीम, PM पोषण हो गया है। ये NFSA का ही एक हिस्सा है। अच्छा, ये NFSA के तहत आता है, ठीक है। और महिलाओं के लिए क्या है? गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए खास प्रावधान है। कानून कहता है कि ऐसी गरीब महिलाओं को कम से कम 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ, मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए। 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ, ये कैसे मिलता है? कोई एक स्कीम है क्या? नहीं, स्रोत बताता है कि ये लाभ मुख्य रूप से 2 योजनाओं के जरिए दिया जाता है। कौन सी दो? एक है जननी सुरक्षा योजना, JSY। ये खास तौर पर BPL परिवारों की महिलाओं के लिए है। अगर महिला सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी कराती है, मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। हाँ, संस्थागत प्रसव, तो उसे नकद सहायता मिलती है।
स्रोत के हिसाब से ये रकम औसतन 1000 रुपए के आसपास होती है, कहीं 700, कहीं 1400, राज्य और इलाके के हिसाब से। ठीक है, एक तो JSY हो गई। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMVY। इसके तहत महिला को उसके पहले बच्चे के जन्म पर 5000 रुपए मिलते हैं। 5000 रुपए? जी, ये किश्तों में मिलते हैं। और इसमें खास बात यह है कि अगर दूसरा बच्चा बेटी होती है तो उस पर भी अभी लाभ मिल सकता है। और PMMY सिर्फ BPL के लिए नहीं है, इसका दायरा बड़ा है। अच्छा, तो JSY के करीब 1000 रुपए और PMMY के 5000 रुपए, ये मिलकर 6000 रुपए हो गए जो NFSA में कहा गया है। हाँ, स्रोत यही बताता है कि इन दोनों योजनाओं को मिलाकर NFSA के तहत जो कम से कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ का प्रावधान है वो पूरा होता है। समझ गया। और इसके अलावा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्रों से भी पोषण की मदद मिलती है। हाँ, आंगनवाड़ी तो हैं। वहाँ उन्हें मुफ्त खाना मिलता है सेंटर पे, और घर ले जाने के लिए सूखा राशन भी मिलता है, टेक होम राशन। इसमें करीब 600 कैलोरी होती हैं और साथ ही 6 साल तक के बच्चों को भी आंगनवाड़ी में पोषण आहार मिलता है। तो मतलब ये सिर्फ पेट भरने के लिए अनाज देना नहीं है। NFSA एक तरह से जीवन के जो जरूरी पड़ाव हैं, बचपन में स्कूल, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान पोषण और स्वास्थ्य की मदद का एक पूरा ढांचा देता है। बिल्कुल, ये खाद्य सुरक्षा को सिर्फ कैलोरी तक नहीं रखता, बल्कि पोषण सुरक्षा और स्वास्थ्य तक ले जाता है और इसे कानूनी अधिकार बनाता है। ठीक है, तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कई अहम बातें समझी हमने। जी, हमने देखा कि भारत की ये विशाल सरकारी राशन व्यवस्था, खासकर NFSA और PMGKY कैसे काम करती है। फिर वो चौंकाने वाला खुलासा कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से आधार, डेटाबेस, AI, करीब 4 करोड़ अपात्र लोग पकड़े गए जो मुफ्त राशन ले रहे थे। हाँ, वो बहुत बड़ी बात थी। हमने पात्रता के नियम समझे, BPL, APL का फर्क देखा, AAY और PHH कैटेगरी को जाना, और ये भी कि इस सब पर सरकार का कितना भारी खर्च है। अकेले खाद्य सब्सिडी पर 2 लाख करोड़ रुपए सालाना। जी, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और आखिर में हमने ये भी देखा कि NFSA सिर्फ अनाज का अधिकार नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए मिड डे मील और महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ और पोषण सहायता का भी अधिकार देता है। धोखाधड़ी पकड़ने तक का नहीं है। ये इस बड़ी चुनौती को भी दिखाता है कि भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में वेलफेयर स्कीम्स का लाभ सही और जरूरतमंद लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। हाँ, ये तो हमेशा से एक सवाल रहा है। स्रोत ने बताया कि कैसे टेक्नोलॉजी ने गलत लोगों को हटाने में मदद की, लेकिन सवाल बना रहता है, क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी है या फिर जमीनी स्तर पर वेरिफिकेशन, सोशल ऑडिट और निगरानी के और भी मजबूत, शायद मानवीय तरीकों की जरूरत है, ताकि ये पक्का हो सके कि कोई जरूरतमंद छूटे नहीं और कोई गलत आदमी फायदा न उठाए। टेक्नोलॉजी एक ताकतवर औजार जरूर है, पर शायद समाधान एक मल्टी लेवल अप्रोच में ही है। इस पर आगे सोचने और बहस करने की गुंजाइश हमेशा रहेगी।